और आप देख रहे हैं MKN न्यूज। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रेणु जोशी जी हैं और इनका जो जर्नी है एज फार एज जर्नलिज्म इज कंसर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत सारे चैनलों में इन्होंने काम किया है। बहुत सारे जूनियर्स हैं जो इनके प्रोग्राम्स को देख के इंस्पायर भी हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनका ये मानना है कि ब्लॉगिंग में बहुत बड़ा स्पेस है, ट्रैवल में बहुत बड़ा स्पेस है, फूड की बात, उसकी जानकारी, इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। और एक बहुत ही विचित्र बात इन्होंने कहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्राइम सेल करता है, लव एंड क्राइम सेल्स। इनका ये मानना है कि जितना लव सेल करता है उतना क्राइम सेल नहीं करता है, और उनको दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है उसमें बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू रेणु जी फॉर कमिंग हेयर एंड टॉकिंग टू अस। आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कैसी रही? खूबसूरत बोलूंगी क्योंकि जर्नलिज्म की जर्नी आपसे बेहतर तो खैर कोई जानता ही नहीं, बट जर्नलिज्म क्या है कि एक खूबसूरत रास्ता है, कठिन भी है, चैलेंज भी है, अपना ग्लैमर भी है, सब कुछ है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जर्नलिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटीज हैं उसको लेके, वो सब कुछ भी है। आई स्टार्टेड माई करियर इन वेरी अर्ली टाइम इन 2003 आई स्टार्टेड माई करियर। सो काफी सारे मतलब बदलाव जिसको बोलते हैं ना, एक बदलाव का दौर आप तो जानते ही हैं, मतलब एक लंबा दौर जर्नलिज्म ने देख लिया है। बहुत लंबे समय से 2003 से अब तक चीजें बदलती रही। उस जमाने में, हालांकि मैं कभी प्रिंट की नहीं रही हूँ, प्रिंट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन उस जमाने में पिछले 10 सालों में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एक जमाना था जिस वक्त जो जर्नलिस्ट थे उनकी जो एक पर्सपेक्टिव थी और लोगों के सामने में जो उनका व्यू था, और अब क्या कोई फर्क आया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वक्त के साथ फर्क आना तो लाजमी है, वक्त के साथ फर्क तो आता ही है, लेकिन जर्नलिज्म में काफी ज्यादा मतलब तेजी से बदलाव हुआ है। और उसका रीजन भी है क्योंकि मीडियम ही चेंज होते चले गए। आप देखिए, स्टार्टिंग में जब 2003 या 4 का दौर था, तब प्रिंट के बहुत ज्यादा मतलब लोग हुआ करते थे, प्रिंट बहुत ज्यादा होता था, अखबारों की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि आज भी है। लेकिन एक तबका क्या, उसके बाद सडनली स्विच किया टीवी की तरफ। वो बूम पीरियड था टीवी का, जो 2003-4 का पीरियड था। तो मतलब प्रिंट से लोग इंडस्ट्री में जो आने लगे, टीवी में, टीवी जर्नलिज्म काफी आगे बढ़ने लगा। उस दौर में प्रिंट जर्नलिज्म थोड़ा पीछे हटता चला गया, और काफी पीछे हटता चला गया। उसके बाद 2004 से लेके 10, 11, 12, 13 तक भी इनफैक्ट एक बूम आया पूरी टीवी इंडस्ट्री में। नए नए चैनल्स खुले, छोटे चैनल्स खुले, बड़े चैनल्स खुले। तो वो एक मतलब टाइम था जबकि मतलब मैंने भी देखा, आप लोगों ने सबने देखा ही, आप तो उस जमाने से हैं जब शायद प्रिंट भी सबसे ज्यादा था और टीवी के मतलब नए चैलेंजेस थे। तो उस वक्त पे टीवी को आप एक, क्या बोलना चाहिए उसको, आप एक तरीके से टीवी के टाइम को एंजॉय कर रहे थे, उस बूम पीरियड को आप जी रहे थे जर्नलिस्ट। लेकिन धीरे धीरे अब ग्रेजुअली क्या है, शिफ्टिंग हो रही है, एक नया फेज आ रहा है जो कि डिजिटल का, इनफैक्ट मैं कहूंगी आ ही चुका है। वो करीब इस बात को भी अब देखिए कि कम से कम 4 से 5 साल ऐसे हो गए हैं जबकि लोग अब डिजिटल की तरफ भागने लगे। आज देखिए हर किसी के हाथ में क्या है, मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल में लोग देखना चाहते हैं, लोग मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। तो बस इसी वजह से टीवी का भी वो क्रेज जो है वो कम होता ही जा रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज वाली मतलब पूरा दौर रहा है। अगर मैं अपनी जर्नी बोलूं, मैंने प्रिंट में काम नहीं किया है, लेकिन मैंने टीवी में काम किया। मैंने करीब 17 साल टीवी में, 17-18 साल टीवी में बिताए। उसके बाद मैं पिछले 3 साल से डिजिटल में हूँ। तो ये एक बड़ा बदलाव वाली जर्नी है, और ये जर्नी ऐसी है जिसको मैं खूबसूरत बोलूंगी। मैंने वो दौर भी देखा, उसके बाद ये भी देखा, ये भी देखा। अपने अपने चैलेंजेस थे हर चीज के, अपनी अपनी कहानियां थी, अपने अपने मतलब आपको ये था कि उसके हिसाब से ढलना है, वो भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। रेणु जी, ये देखा गया है कि आजकल सब कोई एआई की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि जो कंटेंट आप देंगे उसी को वो कलेक्ट करके आपको देता है। जर्नलिज्म एक ऐसा चीज है जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है। आजकल ऐसा देखा गया कि जितने भी वेबसाइट हैं
जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो इमिडिएटली एआई आपको वो आंसर देता है। उससे हुआ भी चैट जीपीटी ने तो ऐसा बना लिया है कि स्क्रिप्ट भी एकदम मतलब पूरी तरह से मतलब मिल ही जा रही है आपको काइंड ऑफ, और रिप्लेसमेंट भी लोग, मुझे लगता है कि चैनल्स वगैरह जो है ऑलरेडी एआई को मतलब एटलीस्ट जो मैनेजमेंट लेवल है वो ऑलरेडी लोगों को ये बात को कह के डराने लगा है कि एआई का जमाना है। उससे हुआ क्या है कि जो वेबसाइट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होता है वो पीछे चला जाता है और उसमें फुटफॉल कम होने लगते हैं। तो फुटफॉल कम होते हैं तो लोग उसमें इनपुट भी कम डालते हैं, तो उसका रेवेन्यू खत्म हो रहा है। तो धीरे धीरे जो कंटेंट आपको दे रहा है अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर एआई के हाथ में क्या आएगा? ये आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो भी चीजें चलती हैं, चलती तो वो इंसान के मतलब इंसान के अगर कोई मशीन भी चल रही है या एआई आर्टिफिशियल नाम ही देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अल्टीमेटली कौन उसको हैंडल करेगा? हम उसको जब इनपुट देंगे, ह्यूमन बीइंग से ही वो चलनी है। अब लेकिन आप ये है कि क्योंकि दौर तो बदलते ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया दौर तो हर चीज के बदल रहे हैं, तो एआई भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उस रोल को प्ले कर रहा है जहां पे कि ऐसा है, ये मतलब फीलिंग है लोगों के अंदर और काफी ज्यादा है, ऑलरेडी कट करना शुरू कर दिया है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम मतलब ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अब अगर वो है तो है, एक एआई को हमें सीखना होगा, लेकिन सीखने के लिए अब देखिए उसमें अब आप देखिए एआई में भी कोर्सेज शुरू हो गए हैं, एआई में लोग कोर्सेज कर रहे हैं, एआई के इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, एआई में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन कोर्सेज को करवाने वाले तो ह्यूमन ही है, मतलब एक इंसान ही उनको करवाएगा। लेकिन हाँ, हमको बैलेंस बना के रखना होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस बना के हमें रखना होगा, और कंपनीज को भी जाहिर सी बात है अगर दोनों चीजों में बैलेंस बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो एक मतलब एक चीज वो उभर के आएगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जॉब में 35% की आप कटौती करते हो, 30% की कटौती करते हो, लेकिन 70% ह्यूमन मतलब बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वही उसको चलाएंगे, वही उसको करेंगे, ये तो खैर है ही। तो एक लंबे समय तक आप रजत जी के साथ रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्योंकि मैं आई हैव आल्सो वर्कड फॉर रजत शर्मा इन जी टीवी। रजत जी तो आप मतलब किस्मत की बात होती है रजत जी के साथ काम करना, क्योंकि मतलब इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट जो अगर बोलेंगे तो रजत जी के साथ काम करना अपने आप को कोई भी खुशकिस्मती मानेगा कि उनके साथ काम किया है। अच्छी जर्नी थी। इंडिया टीवी से मैंने शुरुआत ही कह सकते हैं, सहारा से मैंने शुरुआत की थी। सहारा का वो दौर था, ट्रेनिंग मैंने सहारा में की। फिर उसके बाद मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। चैनल लॉन्च हो रहा था, जब आपको पता ही है चैनल जब लॉन्च होता है तो आपको हर लेवल पे सीखने का मौका मिलता है। तो मतलब ऐसी थी कि आज के बच्चों को अगर आप जाएं तो उनको शायद ना ही पता हो कि इंजेस्ट क्या होता है, या फिर उन्होंने नहीं मिनी टीवीज देखी कि कैसे मिनी टीवीज लगाई जाती हैं। वो भी दौर था। आजकल तो एक छोटी सी चिप आ जाती है, चिप लग गई और उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गई। लेकिन हमें पता है कि मिनी टीवी जब उलझती थी तो कैसे सुलझाई जाती थी और कैसे उस पर काम होते हैं सारे। इंजेस्ट रूम्स क्या होते हैं, आजकल तो सारी फीड डायरेक्ट आ जा रही है, इंजेस्ट रूम कहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो बारीकी होती हैं, मैंने इंडिया टीवी में बहुत लंबे समय काम किया, 14-15 साल काम किया। तो अगर जर्नलिज्म की मतलब मेरा ये मानना है कि अगर जर्नलिज्म की हम बारीकियों को सीखते हैं, जानते हैं, तो ये जरूरी है कि हम उसके बेस पे जाएं। और बेस पे जाने के लिए जो मेरा मतलब टाइम था, मैं उसको बेहतरीन टाइम बोलूंगी। शुरुआत की, बहुत अच्छे मौके मिले। मैंने रिपोर्टिंग में काम किया, सुधीर चौधरी इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने मतलब काम किया, उनके साथ में रिपोर्टिंग में रही। हेमंत शर्मा जी हैं, हेमंत शर्मा सर हैं, उनके साथ मतलब इन लोगों के साथ इतना कुछ सीखा। छोटी छोटी बारीक चीजें जो पता आज के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है इन लोगों के साथ काम करना, लेकिन उस दौर में किया। 2004, 5, 6, 7 का वो जो दौर था, रिपोर्टिंग में काम किया, डेस्क पे काम किया, तो हर जगह सीखने को मिला। बेहतरीन थी। हर जगह के प्लस माइनस होते हैं, वो देखे, बढ़े आगे, उन्हीं सबसे मतलब सीखने के लिए मतलब मैं बोलूंगी कि मेरे लिए तो जो बेहतरीन टाइम था वो इंडिया टीवी का था, और काफी लर्निंग रहा, मतलब जिसको अच्छा ही। रेनू जी, आज पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं, और अगर हम रिचेस्ट लोगों की बात करें, फर्स्ट सेकंड की बात करें, तो द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इज एलन मस्क, और उन्होंने खरीदा क्या है? ट्विटर। बिल्कुल। सेकंड रिचेस्ट मैन जो है वो मार्क जकरबर्ग हैं, उन्होंने क्या खरीदा है? मेटा को, यानी कि इंस्टा को और फेसबुक को। ये दोनों ही डिजिटल मीडिया की चीजें हैं। इसका मतलब पूरा दुनिया उधर फोकस कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू भी उसी तरफ से आ रहा है।
तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं जर्नलिज्म के लिए, उनको फोकस करना चाहिए अपने काम में या जॉब की तरफ जाना चाहिए? किस में ज्यादा रेवेन्यू उनको मिलेगा? देखिए, काम तो लर्निंग तो आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। अब उसके बाद वो आपके स्किल है कि आप कहाँ किस, देखिए नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरी करना भी कोई बुराई नहीं है। नौकरी कर रहे हैं आप, एक किसी के साथ में आप काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, नौकरी के अपने फायदे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, इफ यू हैव अ गट्स, यू कैन डू समथिंग न्यू, you are ready to accept the challenges and you feel like to do something new, I mean अपने हिसाब से आप करना चाहते हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आज के तारीख में ज्यादा पोटेंशियल है, बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है। आप सीखिए, करिए, और उसके बाद आजकल तो इतना ज्यादा स्कोप है, जब से सोशल मीडिया बूम किया है, मैं वही बता रही हूँ, डिजिटल की दुनिया तो ऐसी है कि हर आदमी कौन कहाँ से कहाँ पहुंच जाए और कितने टाइम में पहुंच जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो बेहतर है, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि जर्नलिज्म में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद जर्नलिज्म को आप अपनी तरीके से फैलाइए, जो आपके आपके विचार हैं वो आप खुल के रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे रह के आप अपने विचारों को आप क्यों दबाएं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप विचारों को आगे रखने के लिए बने हैं। आपने जर्नलिज्म का जो फील्ड चुना है, मतलब अगर कोई जर्नलिज्म का फील्ड चुनता है तो वो इसी मकसद से चुनता है कि वो कुछ नया करेगा। रेगुलर नौकरी करनी हो तो बहुत सारी नौकरी है, कहाँ कोई करता है, आदमी एक सोच के साथ आता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी आवाज को अपने घर बैठे रखिए और उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आज देखिए यूट्यूब में, मतलब यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, दे आर अर्निंग वेरी वेल। आप देखिए जर्नलिज्म में ही देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं जो कि आज उस पोजीशन में हैं जो कि जॉब करते हुए शायद नहीं होते, और आज जिस पोजीशन में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। रेनू जी, आप काफी सारे जॉनर में आपने काम किया है, पॉलिटिकल स्टोरीज भी आपने किया, फीचर स्टोरीज भी आपने किया, जो मुझे इल्म है कि आपने ट्रैवल ब्लॉग भी आपने बनाए हैं, उसमें भी काम किया, क्राइम पे स्टोरीज किए, मेरे ख्याल से टाइम्स ग्रुप के साथ जब आप थे आपने वो किया डिजिटली, और अब जो है आप ट्रैवल पे और फूड पे भी आप कुछ कर रहे हैं। रेनू जी, रही बात आपके इंटरेस्ट की, तो किस जॉनर में आपका इंटरेस्ट है अभी एट प्रेजेंट? आप किस चीज में काम कर रहे हैं? देखिए, इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में रहते हैं, और इंटरेस्ट और प्रोफेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो अभी मैं दो चीजों में काम कर रही हूँ। मतलब मैं अभी यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है अपना, दो चीजों में मैं काम कर रही हूँ। एक तो मेरा ट्रैवल लॉग है, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरा शौक है, मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। एंड ट्रैवलिंग तो इस लेवल तक ट्रैवलिंग करती हूँ कि मतलब हर मेरा बैकपैक जो होता है वो हटता नहीं है, उसके बाद फिर से वापस जाने का टाइम आ जाता है। तो मतलब हर महीने मेरे को ट्रैवल होता ही है, हर 1-2 मंथ्स के गैप में मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ। तो वो मेरा एक, आप कह सकते हैं कि वो ट्रैवलिंग जो है वो मेरा एक इंटरेस्ट है और मैं उसको जीती हूँ। लेकिन उसके मैंने ट्रैवल लॉग्स भी डाले हैं, और आप देखिए आजकल ट्रैवल लॉग्स जो है बहुत ज्यादा मतलब तेजी से बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट है, यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें मतलब मैं तो इसको एज ए हॉबी ही लेती हूँ, अपना शौक लेती हूँ घूमना फिरना, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आप घूमिए भी, फिरिए भी, साथ में अपने अगर ट्रैवल लॉग्स बनाते हैं तो देखिए काफी ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, मतलब जो छोटे छोटे इंटरेस्ट से शुरू हुए और आज वो महीने के नहीं तो कम से कम 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए अपने ट्रैवल लॉग से कमा रहे हैं। अच्छे ट्रैवल लॉग्स हो गए हैं, काफी बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, सौरभ जोशी और भी काफी सारे ट्रैवलर्स हैं जिनको मतलब देखे देखे 4-5 सालों में उन्होंने इतना बूम कर लिया कि आज करोड़ों की मतलब उनकी अपनी एसेट्स हैं। इसके अलावा बाकी मैंने जैसे, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म का कीड़ा वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब एक जर्नलिज्म का कीड़ा हमेशा है, तो जर्नलिज्म को लेके मतलब मेरा मानना है कि आपको अपने प्रोफेशन को भी करना चाहिए और अपने शौक को भी पूरा करना चाहिए। तो मैंने एक चैनल शुरू किया है अभी, यूट्यूब चैनल दिल से इश्क। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना है कि प्यार अगर कहीं है ना तो हर चीज में सक्सेस भी है। प्यार सब चीजों का बेस है, और मतलब मैं इस बात को सच से दिल से मानती हूँ, इसीलिए मैंने नाम भी चैनल का दिल से इश्क रखा है। इश्क होता ही दिल से है, तो ये दिल से इश्क चैनल है। इसमें ये लव स्टोरीज बेस्ड है, एंड आप यकीन नहीं करेंगे, इसको मुश्किल से अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है शुरू हुए, एंड इट इज
गिविंग सो मच गुड कि मतलब मुझे मोटिवेट कर रहा है कि इतनी, मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा लोगों को इतनी जल्दी दिल से, इश्क से इतना जुड़ाव हो जाएगा और लोग इतना, मतलब देखिए विद इन 1.5 मंथ हुआ है, 2 महीना भी नहीं हुआ है, 2 महीने में आराम से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज, हजारों में व्यूज जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट आजकल, एक तो मैंने कहा टीवी से मूव होके, शिफ्ट होके डिजिटल में आ गया और ये बहुत अच्छा है। रेनू जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने जो ये स्पेशल स्टोरीज किया है, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज पे काम किया है, सचिन तेंदुलकर पे काम किया है, आपने हाजी मस्तान पे काम किया है और इस तरह के, तो क्या आप जैसे एकेडमिक्स में लोग हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या उनके भी लव स्टोरीज आपने लाने की कोशिश की? बिल्कुल, लव स्टोरीज में तो कहीं मतलब प्यार के मामले में तो कहीं आप रुक ही नहीं सकते हो। हर कोई, मतलब प्यार तो हर किसी की, मेरा यही मानना है कि प्यार तो हर किसी की जिंदगी में है और प्यार लोग देखना भी चाहते हैं। नफरत से लोग दूर भागते हैं, मतलब प्यार, मेरा तो मकसद यही है कि प्यार दिखे, प्यार बढ़े लोगों में, आपस में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने की लेकिन है। आप कह रहे हैं कि नफरत से लोग दूर भागते हैं, लेकिन आजकल जितने भी चैनल्स देखे जाते हैं उसमें तो नफरत ही परोसा जाता है ज्यादातर। आ, देखिए, नफरत परोसना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बस ट्रेंड में होती हैं। इनको एक इसको हम क्या बोले, टीआरपी की दौड़ है, वो टीआरपी जरूरी नहीं है कि ऑडियंस की टीआरपी हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो परोस दी जाती हैं, जिनको फिर, जैसे मान लीजिए आपके सामने बिरयानी है, कई बार वो जरूरी नहीं है कि एक उस लेवल की हो जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब आपके सामने बिरयानी परोस दी जाती है तो आप खा लेते हैं। तो समझिए कि ऑडियंस को परोस दिया जा रहा है और उसके वो आदी बन रहे हैं। मतलब ये नहीं, लेकिन आपने कहा है कि नहीं, क्राइम बिकता नहीं है, प्यार बिकता है। हाँ नहीं, प्यार, क्राइम बिकता नहीं है बिल्कुल। क्राइम का क्या है कि क्राइम इफ बिकना वी कंपेयर हेट एंड लव, नहीं। व्हिच सेल्स मोर? देखिए, डिजिटल की अगर मैं बहुत ही टेक्निकली बात करूं, मैं अगर बहुत इस पे टेक्निकल आऊं, मोनेटाइजेशन, अगर मैं उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए बात करूं कि जिसमें यस, एब्सोल्युटली। क्राइम में कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। क्राइम यूट्यूब की पॉलिसी को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। यूट्यूब की पॉलिसीज हैं जिसके तहत आपको क्या है कि कुछ पॉलिसीज को पूरा करना पड़ता है यूट्यूब की, मतलब तो वो क्राइम के जो रेट्स हैं, मोनेटाइजेशन के जो रेट्स हैं, जो उसको वो इतना आसान नहीं होते हैं। तो अगर कोई क्राइम का चैनल शुरू करता है, उसके पास अदर चैलेंजेस तो हैं ही कि वो नेगेटिव नहीं दिखाना चाहे या दिखाना चाहे, लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए आपने, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप क्राइम दिखाएं क्योंकि क्राइम घट रहा है, तो आप दिखाना चाहते हैं घटनाओं को। तो उसमें ना आपको थोड़ा सा जो मुझे पता है वो यूट्यूब की पॉलिसीज ये रहती है कि वो ज्यादा उसके फेवर में नहीं रहती है। आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजें दिखाने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरा, जो उसके रेट्स ऑफ जो उसके एडवर्टीजमेंट्स के हैं वो बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली टू अदर्स। तो ये तो एक इसका टेक्निकल साइट है जिसमें कि लोग को, मतलब इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये इसका टेक्निकल साइट है। बाकी सबका अपना इंटरेस्ट है। जैसे मेरा इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया, मैं प्यार पे विश्वास रखती हूँ, नफरत से दूर भागती हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम था अपनी बात को बोलने का, अपनी मतलब जो YouTube है, क्योंकि घर घर तक जा रहा है आज। देखिए हर आदमी के, ये क्या है, मोबाइल है आपके हाथ में पड़ा है, आपने पट से खोला और सामने दिख गया। आपको टीवी ऑन करने की या कहीं बैठने की एक बड़े से स्पेस की जरूरत नहीं है, आपने अपने हाथ में मोबाइल लिया और शुरू हो गए। तो ये गांव गांव तक पहुंच रहा है चीजें। महुआ जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अभी हाल फिलहाल में एक पिक्चर, एक फोटो, एक वीडियो बहुत ट्रेंड हुआ था। महुआ जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फायर ब्रांड एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और पिनाकी मिश्रा जी, उन्होंने शादी की फॉरेन में। और मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी लव स्टोरी पे भी एक यूट्यूब स्पेशल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी लव स्टोरीज में बनेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, प्यार बढ़ता जा रहा है और प्यार को कवर करना मेरा काम है। तो हर किसी की बनेगा। इनकी, पिनाकी मिश्रा और महुआ जी की भी लव स्टोरी जरूर दिखाई जाएगी। और भी बहुत सारी लव स्टोरीज हैं। दिल से इश्क है तो आप दिल से इश्क चैनल में देखिए, आपको बहुत ही सारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की लव स्टोरी जो कि बड़ी हिडन है। मैंने, आपने पूछा कि मुझसे पॉलिटिकल में आपने कुछ किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की लव स्टोरी, जो कि उन्होंने खुद बोला था कि मतलब प्यार होता है, प्यार है, उन्होंने हमेशा कभी छुपाया नहीं। तो इस तरह की लव स्टोरीज आपको मिल जाएंगी और बहुत मजा आएगा सब लोगों को देख के। तो मतलब नफरत से अगर आप थोड़ा सा भी नकारते हैं और प्यार को देखते हैं, तो ये आपके लिए, मतलब चीजें लोगों के लिए बेहतरीन है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है ये एक बहुत बड़ा मैसेज रेनू जी ने दिया है कि जिस जगह
मोहब्बत होता है वहां पे नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक मैसेज है। मेरे ख्याल से मीडिया में जितने भी हमारे दोस्त हैं इस बात को समझेंगे, और शायद पॉलिटिकल लीडर्स जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो भी समझेंगे, और इस देश को शायद मोहब्बत की जरूरत है, इस दुनिया को भी शायद मोहब्बत की जरूरत है। थैंक यू।